थ्योरी ऑफ डिमांड। तो डिमांड की जो थ्योरी है उसके बारे में समझेंगे। तो डिमांड क्या है? ऑर्डिनरी यूज द टर्म सब मीनिंग। कुछ मीनिंग होते हैं डिमांड के, जैसे कि डिजायर होती हमारी, हम कुछ चाहते हैं या किसी चीज़ की डिमांड करते हैं। इकोनॉमिक्स में ये तीन टाइप की टर्म है जिनको अलग अलग तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं, अलग अलग इनका अर्थ होता है। अगर इफ़ यू डिज़ायर, अगर आपकी इच्छा है टू बाय, खरीदने की, बाईसाइकिल, बट डू नॉट हैव मनी, लेकिन आपके पास वो पैसे नहीं हैं, तो ये सिर्फ डिज़ायर है, आप उसको चाहते हो, आपकी इच्छा है कि आप लेना चाहते हो। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग, कि आपकी इच्छा है कि आप सोच रहे हो कि एक बाईसाइकिल खरीद लो, लेकिन आपके पास मनी नहीं है, इसलिए आप उसके खरीद नहीं सकते। इफ़ यू हैव इनफ मनी, अगर आपके पास इनफ मनी है बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन बाईसाइकिल, लेकिन आपकी इच्छा नहीं कि आप बाईसाइकिल के ऊपर स्पेंड करो, तो ये सिर्फ डिजायर, ये आप चाहते हो कि आप स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हो कि आप बाईसाइकिल खरीदना, लेकिन ये एक वांट है सिर्फ। दिस डिजायर, जो आप इच्छा है आपकी, विल बिकम डिमांड। वो डिमांड कब होगी? जब आपके पास रेडी हो बाईसाइकिल खरीदने के लिए, उस गिवन प्राइस के ऊपर और एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो वो डिमांड कहलाती है। डिमांड के बारे में सबसे पहले हमारा बताई थी अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में, और इसकी बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं? सबसे पहले जो डिमांड, जैसे ये हमारा एक पूरा फंक्शन बन जाता है, यहाँ पर पी एक्स का मतलब प्राइस, प्राइस में ऊपर नीचे होने से डिमांड प्रभावित होती है। या रिलेटेड गुड्स, पी आर का मतलब रिलेटेड गुड्स में कुछ ऊपर नीचे होने से, मतलब जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं, जिसको एक गुड के बदले दूसरी को प्रस्तावित कर सकते हैं, जैसे चाय की जगह कॉफ़ी पीना, कॉफ़ी की जगह चाय लेना, उसके और कम्प्लीमेंट्री, या मतलब एक जैसे कि कार और पेट्रोल एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल, मतलब एक के इफेक्ट होने से दूसरे में इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर समझ लो पेट्रोल का दाम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो कार खरीदना सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि रोज़ की रोज़ साधनों में कौन धक्का मुक्की करे, इससे अच्छा हम गाड़ी खरीद लेते हैं, तो इसके लिए अच्छा होता है। इनकम, जैसे कि आप कैसे इनकम है आपकी, अगर ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा डिमांड करते हो गुड्स की, अगर आपकी कम इनकम है तो आप कम डिमांड करते हो गुड्स की। टेस्ट, अगर देख सकते हैं आपको किसी चीज़ पसंद है, खाने में आपका टेस्ट उस चीज़ में, तो आप उस चीज़ को लेना चाहेंगे, उस चीज़ की डिमांड करेंगे। इन्वायरमेंट कैसा है आपके चारों तरफ, आप किस तरीके के इन्वायरमेंट से घिरे हुए हो, कि आपके चारों तरफ अमीर रिच पीपल किस तरीके के लोग रह रहे हैं, या किस तरीके का उनका नज़रिया है, ये चीज़ें भी डिमांड को प्रभावित करती हैं। पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन भी डिमांड को प्रभावित करती है। और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके पास जो इनकम और वेल्थ है वो किस तरीके से बटी हुई, किसी के पास इनकम ज़्यादा है, वेल्थ ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, किसी के पास कम है तो उसकी डिमांड भी कम है। गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे टैक्स पॉलिसी है, कम कर दी जाए टैक्स को तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, अन्य चीज़ों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, तो इस तरीके से डिमांड प्रभावित होती है। ये सभी क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं, जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात आती है लॉ ऑफ डिमांड की। बहुत ही इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड। इट स्टेट दैट देयर इज इन इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट। मतलब क्या है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के तरफ। जैसे कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, गिर जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसमें क्या होते हैं, अदर जो चीज़ें हैं वो रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी चीज़ें चेंज नहीं होती। जैसे मैंने ऊपर पढ़ा, सिर्फ प्राइस के ऊपर नीचे होने से डिमांड में बदलाव देखने को मिलता है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। और जो बाकी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहती है उसे सेट्रिस पेरिबस के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। तो डिमांड शेड्यूल मतलब इसका एक डायग्राम बनाएंगे, और वो भी टेबल के द्वारा, यही डिमांड शेड्यूल है। हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक इंडिविजुअल का टेबल और करो बना सकते हैं, एक मार्केट का बना सकते हैं। जो टेबल प्रेजेंटेशन है हमारी लॉ ऑफ डिमांड की, वही क्या कहलाती है, डिमांड शेड्यूल कहलाती है।
देख सकते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं। यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर डिमांड दी हुई है। अगर 1 प्राइस है तो डिमांड क्या 4 कर रहे हैं। अगर प्राइस 2 हो गई तो डिमांड 3 हो गई, मतलब डिमांड कम हो गई। अगर प्राइस और बढ़ा तो क्या हुआ, डिमांड और कम हो गई। और अगर प्राइस 4 हुआ, देख सकते हैं डिमांड हमारी 1 हो गई। प्राइस बढ़ता जा रहा है, डिमांड कम होती जा रही है। ऐसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल हम मार्केट के स्तर पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है तो डिमांड ए, मतलब ए इंडिविजुअल है वो डिमांड कर रहा है, एक बी इंडिविजुअल है वो डिमांड कर रहा है। दोनों की डिमांड को जोड़ देते हैं तो ये डिमांड फॉर मार्केट बन जाती है। अगर ये देख सकते हैं ये प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और डिमांड जो ए के द्वारा की जा रही है वो 4 3 2 1 की जा रही है, बी के द्वारा की जा रही है वो 5 4 3 2 की जा रही है। और टोटल जो मार्केट डिमांड इन दोनों के जोड़ से 9 7 5 3 बन जाता है। तो कैसे इसका करो बनते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड का देख लेते हैं। डिमांड करो इंडिविजुअल का हम ओ एक्सिस पे क्वांटिटी ले लेते हैं और ओ वाई पे हम प्राइस ले लेते हैं। देख सकते हैं जब प्राइस पी है तो हमारा कितना क्वांटिटी हो रही है, इतनी क्वांटिटी हो रही है। अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी हम बढ़ गई। अगर प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे करो बनता दिख रही है हमें, इसे कहेंगे डिमांड करो इंडिविजुअल का। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ए का बना दिया हमने ऐसे ही डिमांड करो, एक हमने बी का डिमांड करो बना दिया। दोनों का जोड़कर हमें क्या किया, डिमांड करो मार्केट का बना दिया। इस तरीके से डिमांड करो मार्केट का भी बन जाता है। अब हमने डिमांड करो समझा ना कि डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता हुआ हमें दिखाई दे रहा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका अर्थ हुआ एक इस फिनोमिना से कि वेयर बाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी गुड्स, कोई भी गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या करती है, डैमेज होती चली जाती है, कम होती चली जाती है जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज किया जाता है। मतलब अगर एक बार हमने कोई गुड ले ली, बाद में उसी गुड्स को बार बार परचेज करते रहेंगे तो उसकी जो यूटिलिटी है, उसके प्रति जो सेटिस्फेक्शन है, उसके प्रति मिलने वाला जो संतुष्ट है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। जैसे कि एक क्वांटिटी ली तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 थी, दोबारा एक क्वांटिटी और ली तो मार्जिन यूटिलिटी और कम हो गई, और एक और क्वांटिटी ली तो मार्जिन यूटिलिटी और कम हो गई। इस तरीके से हम देख सकते हैं मार्जिन यूटिलिटी डैमेज होती चली जाती है। इसी के कारण हमारा मार्जिन यूटिलिटी करो जो डिमांड करो है ये हमारा स्लोप डाउनवर्ड होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर जो प्राइस है वो किससे तय होता है, इसी मार्जिन यूटिलिटी से तय होता है कि किसी वस्तु के प्रति हमारा सेटिस्फेक्शन कितना। अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्राइस होता है, कम होता है तो कम प्राइस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। मतलब स्लोप डाउनवर्ड होता है इनकम इफेक्ट के कारण भी। तो इसका इट रेफर टू दैट चेंज इन ए पर्सन रियल इनकम। मतलब रियल इनकम क्या होती है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम टैक्स को हटाकर या जो इन्फ्लेशन के प्रभाव से छूटी हुई उस ज़्यादा उसमें नहीं होता तो क्या होता है, उसके जो रियल इनकम है क्यूज्ड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब अगर देखो रियल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो सीधी सी मतलब है कि वो और परचेज कर सकता है कमोडिटी को। तो इसी प्रकार से जो कमोडिटी को ज़्यादा परचेजिंग करने की जो पावर है वो क्या करती है, उस जैसे कि देख सकते हैं ये इनकम 15 थी तो एप्पल को कितने एप्पल खरीद सकता था, 5 एप्पल खरीद सकता था। मतलब क्या है कि जो पर केजी का हिसाब से जो एप्पल था वो 5 पर केजी खरीदता था, वो कम हो जाता है 3 पर केजी हिसाब से। मतलब क्या होता है कि जो पहले एप्पल 5 का मिल रहा था वो 3 का हो जाता है। तो मतलब उसकी क्या हुई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो परचेजिंग पावर बढ़ गई तो अब वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है। तो जिस प्रकार से परचेजिंग पावर क्या हो गई, उसकी बढ़ गई, तो अब वो ज़्यादा एप्पल खरीद सकता है। तो इस प्रकार से जो परचेजिंग पावर का बढ़ना घटना है वो भी डिमांड करो को प्रभावित करता है, जिसके कारण स्लोप डाउनवर्ड की तरफ देखने को मिलता है हमें। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज़ ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या होता है कि जो रिलेटिव प्राइस है, मतलब जैसे कि कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी है, तो क्या होता है कि एक के प्राइस में इंक्रीज हो गया, जैसे कि चाय के प्राइस बढ़ गए तो क्या हो गए, चाय के प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो
अगर जैसे कि कोका कोला है उसके प्राइस बढ़ गए तो एक कमोडिटी क्या है बढ़ गई, लेकिन उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, कोका कोला के प्राइस बढ़ गए तो हम किसकी तरफ प्रस्तावित करेंगे, हम किसकी तरफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पेप्सी, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो सब्स्टिट्यूट देखने को मिलता है हमें गुड्स के बीच में, जैसे एक दूसरे को हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात की ना टी और कॉफ़ी की, कोका कोला एंड पेप्सी की, इस सब्स्टिट्यूट की, तो इसमें जैसे कि प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्या होता है, प्राइस डिक्रीज होने से जो गुड है ना वो सस्ती हो जाती है, तो उसकी जो डिमांड क्या होती है बढ़ जाती है। डिफरेंट यूजेस, कुछ गुड्स हैं मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क को बहुत सी चीज़ों में यूज कर सकते हैं, मिल्क से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो डिमांड जो है ना उसके जो अल्टरनेटिव यूज हो उसके हिसाब से भी की जाती है, जैसे कि कोई वस्तु उसकी अल्टरनेटिव यूज है तो उसके हिसाब से उसकी डिमांड की जाती है, और उसके हिसाब से उसकी कॉन्स्टेंट टू कॉन्सिक्वेंट अपॉन, मतलब उसके परिणाम स्वरूप उसका एक दायरा एक तय हो जाता है, जिसके कारण उसकी डिमांड फॉल और प्राइस देखने को मिलता है, हमें किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिलता है। देखो जैसे कि कोई नया कंज्यूमर है तो जो कमोडिटी अगर गिर जाती है, कमोडिटी का प्राइस गिर जाता है, और बहुत से कंज्यूमर क्या होते हैं जो अनेबल होते हैं कमोडिटी खरीदने के लिए प्रीवियस प्राइस पे, मतलब जो पहले प्राइस मिल रहा था उस पर नहीं खरीद रहे, अब प्राइस का दाम गिर गया है तो अब वो आगे आ जाते हैं उसको बाय करने के लिए। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है हमें। ये सब एग्जाम्पल, ये सब ही तरीके से हैं जिसके कारण डिमांड का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब है एक्सेप्शन, मतलब लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन, मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड जिसके ऊपर प्रभावित नहीं होता। मतलब क्या होता है, हम बात करते थे ना जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, जब प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी बढ़े, प्राइस घटे तो क्वांटिटी भी घटे, तो इसमें अपवर्ड स्लोपिंग होता हुआ हमें कर्व दिखाई देगा। क्वांटिटी और डिमांड प्राइस के बीच का रिलेशनशिप हमें अपवर्ड पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है। तो इसमें बात की जाती है, सबसे पहले कारण है आर्टिकल्स ऑफ डिस्ट्रिक्शन, मतलब क्या है, कोई विशेष चीज़ है, भिन्न चीज़ हैं या वेबलिन गुड्स हैं, मतलब जो कीमती चीज़ है, जैसे कि सोने का दाम बढ़ेगा, लग्जरियस चीज़ों का दाम बढ़ेगा, बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इग्नोरेंस, कई बार क्या होता है चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती, जैसे कि एक बेंथम नाम का व्यक्ति था जिसने वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक बुक लिखी थी, बुक पब्लिश की थी, उसकी बुक बिकी नहीं, तो उसने क्या किया, उसको और अच्छे से करके पब्लिश करके लोगों को सामने रख दिया उसी बुक को, तो वो बुक का प्राइस भी प्राइस को बढ़ा दिया। पहले सस्ती बुक निकाली थी उसने, बुक का प्राइस बहुत कम था, लोगों के इग्नोरेंस थे, ध्यान ही ना गया लोगों का। अब क्या हुआ, उसने प्राइस बढ़ा दिया, लोगों का ध्यान चला गया और लोगों ने उस बुक को खरीदा कि देखने के लिए कि इस बुक में है क्या, इसका इतना दाम क्यों है। तो इसके कारण क्या है, लोगों में इग्नोरेंस के कारण भी क्या होता है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी की डिमांड भी बढ़ती है। जैसे कि गिफन गुड्स हैं, क्या होता है, गिफन गुड्स से घटिया चीज़ की वस्तुएं होती हैं, लेकिन क्या होती हैं कि लोगों के पास इतना मनी नहीं होता, उनकी अगर प्राइस, उनकी इनकम बढ़ गई है, लेकिन इनकम बढ़ गई लेकिन इतनी इनकम भी नहीं बढ़ी कि वो उस चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे, और चाहे इनकी प्राइस बढ़ जाए तो भी लोग उसको खरीदना चाहेंगे। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन भी इस चीज़ को प्रभावित करता है। अगर देख सकते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन है कि वो राइज होगा तो उसकी डिमांड क्या होती है, प्राइस बढ़ी हुई है तो लोग खरीदना स्टार्ट कर देते हैं पहले से ही। अगर अब पता है कि भविष्य में उसका प्राइस गिरेगा तो अगर प्राइस कम में है तो भी लोग उसकी क्वांटिटी कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्यूचर की एक्सेप्टेशन भी लोगों को उसकी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी और बढ़ती चली जाती है। तो इसका कारण देखते हैं, लोगों में एक साइकोलॉजिकल बायस या इल्यूजन भी होता है कि वो, जैसे कि इल्यूजन, उनके अंदर एक टाइप का भ्रम भी होता है कि उनको उस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती या उस चीज़ के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कारण भी उसकी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। और जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, जो ज़रूरी हैं, नमक है, गेहूँ, आटा है, तो क्या होता है कि इनके अगर प्राइस बढ़ते हैं लोग तो भी इनको ख़रीदते हैं, बिकॉज ये नेसेसरी है जीवन के लिए।
अब बात करते हैं चेंज ऑफ डिमांड की। तो देख सकते हैं डिमांड में चेंज का कारण क्या होता है। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कि देखो, तो एक तो है कि डिमांड में बदलाव कैसे देखने को मिलेगा। एक्सटेंशन है कि प्राइस क्या होता है कि कम हो गए, प्राइस कम हो गए, क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये क्या एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ कि डिमांड है क्वांटिटी की, उसकी वो बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वो डिमांड है ना जो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो कम होना। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है कि क्वांटिटी की डिमांड इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज हो गई। तो देख सकते हैं किस प्रकार से काम करता है। अगर देख सकते हैं प्राइस हमारा 5 है, 5 प्राइस है और क्वांटिटी कितने खरीद रहे हैं, 1 खरीद रहे हैं। अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी। देख सकते हैं प्राइस P से P0 हो गई तो क्वांटिटी Q से Q1 तक हो गई। क्वांटिटी में यहाँ से A से B तक का शिफ्ट देखने को मिला हमें, इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसे प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी कितने खरीदे थे, 5। प्राइस बढ़कर 5 हो गई तो अब क्वांटिटी क्या करते रहे हैं, कम कर दी, 1 हो गई। तो जैसे प्राइस कितना था पहले, इतना, तो क्वांटिटी कितनी खरीद रहे थे, प्राइस कितना था, इतना था, तो दे सकते हैं हम, दे सकते क्वांटिटी इतनी थी। अब प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, प्राइस भी 1 हो गए। अब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्वांटिटी कम हो गई तो ये से बी से ए की तरफ शिफ्ट देखने को मिला। तो ये क्या हुआ, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कम हो गई। अब देख सकते हैं इंक्रीज इन डिमांड। कुछ जो प्राइस हैं मोर डिमांड, मतलब क्या है, सेम प्राइस है, जैसे कि प्राइस 3 था, बाद में भी प्राइस 3 है, लेकिन जो मोर डिमांड क्वांटिटी देख सकते हैं कि क्वांटिटी 3 थी, 4 हो गई। मतलब क्या हुआ कि प्राइस सेम है, सेम प्राइस है, डिमांड बढ़ गई है। यह कंडीशन हो सकती है कि प्राइस ज़्यादा हो, डिमांड सेम हो। जैसे कि प्राइस क्या हो गया, बढ़ना। अब प्राइस क्या होगा, जैसे 3 था, 4 हो गया, लेकिन डिमांड क्या हुई, सेम। यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ का बढ़ता हुआ चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो डिमांड करो है वो भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस 3 था तो क्वांटिटी 3 थी, प्राइस 3 ही है, क्वांटिटी क्या हो गई, 4 हो गई। दूसरी कंडीशन, प्राइस 3 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 3 थी, प्राइस बढ़कर 4 हो गई तो क्वांटिटी कितनी है, 3 ही है। तो इस तरीके से एक डिमांड करो डी से डी डैश डिमांड करो शिफ्ट हो गया, तो इसी को कहते हैं कि डिमांड इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो प्राइस सेम है लेकिन डिमांड क्या हो गई, लेस हो गई, 3 से 2 हो गई। लेस प्राइस है, देख सकते हैं प्राइस में क्या हुआ, 3 था पहले, प्राइस जब 2 हो गया तो प्राइस में कमी देखने को मिली, लेकिन डिमांड क्या है, सेम है। देख सकते हैं कि प्राइस 3 था तो डिमांड कितनी थी, 3 थी, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइस 3 ही है लेकिन डिमांड क्या हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई। अब 2 है, प्राइस कितना था, 3, तो क्या हो गया, डिमांड कितनी थी, 3, अब प्राइस कितना हो गया, 2, और डिमांड कितनी होगी, 3 ही है। तो इस तरीके से जो शिफ्ट है ना, डी से डी डैश नीचे की तरफ शिफ्ट देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड